Hello and welcome to SPMI's Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about BrahMos missile to Philippines. This topic is important from our syllabus GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक में भी इसका यूज हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ये मिसाइल ज्वाइंटली डेवलप किया है भारत की डिफेंस एजेंसी डीआरडीओ ने इन एसोसिएशन विद एनपीओएम ऑफ रसिया। ब्रह्मोस नाम जो पड़ा है वो भी भारत और रसिया की नदियों के नाम को मिला करके पड़ा है, ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम इंडिया एंड मोस्कोवा फ्रॉम रसिया। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड की अगर बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 2.8 मैक तक जा सकती है। दैट मीन्स अबाउट 2.8 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो ऐसे मिसाइल्स को कहा जाता है सुपर सोनिक मिसाइल्स। तो साउंड की तुलना में मिसाइल्स की क्या स्पीड है उसके बेसिस पे उनके अलग अलग नाम होते हैं। अगर साउंड से स्पीड कम है तो वैसे मिसाइल्स को कहा जाता है सब सोनिक। तो उनका स्पीड लगभग 0.8 मैक होगा या उससे कम होगा तो उनको कहा जाएगा सब सोनिक। साउंड की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा, 1 से लेकर के 3 गुना 4 गुना तक ज्यादा हो तो उसको कहा जाता है सुपरसोनिक मिसाइल्स। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और साउंड की तुलना में लगभग 5 गुना या उससे ज्यादा हो तो वैसे मिसाइल्स को कहा जाता है हाइपरसोनिक। रेंज की अगर बात की जाए तो ब्रह्मोस का रेंज जो है अभी 290 किलोमीटर्स है, यानी कि इतने डिस्टेंस तक को जाकर के हिट कर सकता है टारगेट अगर इतनी दूरी पे हो तो। बट उसको बढ़ा करके लगभग 500 किलोमीटर फ्रॉम लैंड या 400 किलोमीटर इफ अटैक्ड फ्रॉम शिप करने की कोशिश की जा रही है। अगर अटैक की बात की जाए तो ब्रह्मोस को सबमरीन से भी यानी कि अंडर वाटर से भी लॉन्च किया जा सकता है, शिप से लॉन्च किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है या लैंड प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। और ब्रह्मोस के ऊपर कन्वेंशनल पेलोड्स यानी कि जो बेसिक कन्वेंशनल जो एक्सप्लोसिव हैं आरडीएक्स वगैरह वो डाल करके एक्सप्लोजन किया जा सकता है। न्यूक्लियर पेलोड्स को भी कैरी कर सकता है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के अगर इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर 2 स्टेज इंजन लगे हुए हैं। पहला जो है सॉलिड स्टेज है और दूसरा लिक्विड स्टेज रैमजेट इंजन है। और ये पहला जो स्टेज है इंजन का वो इसको थ्रस्ट देता है फास्ट स्पीड तक पहुंचने के लिए। और जो दूसरा स्टेज इंजन का है लिक्विड स्टेज रैमजेट इंजन, वो फिर 2.8 मैक स्पीड तक पहुंचने में मदद करता है। तो ये इंजन के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। But this engine is quite developed one, and these two-stage engine together used in BrahMos missile makes BrahMos world's fastest supersonic cruise missile. तो इंजन में रैमजेट इंजन क्या होता है, स्क्रैमजेट क्या होता है, इस पे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज ही करवा दूंगा। तो वहां मैं बता दूंगा कि रैमजेट होता क्या है। मैंने आपको क्या बताया, ब्रह्मोस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? देखिए मेनली दो तरह के मिसाइल्स होते हैं मेनली। एक होता है क्रूज मिसाइल, दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स को एयर के अंदर एक पर्टिकुलर ट्राजेक्टरी में थ्रस्ट दिया जाता है, धक्का दिया जाता है, और फिर वो पहले तो ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटी के कारण वापस से नीचे आता है। इस एंगल पे उसको थ्रस्ट दिया जाता है ताकि ऐसी एक ट्राजेक्टरी बने कि वो अपने डिजायर्ड टारगेट को जाकर के हिट कर पाए। तो वो होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। और चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स काफी ऊंचाई तक जाते हैं, अपर एक्सो एटमोस्फेयर में चले जाते हैं, इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज काफी ज्यादा होती है, ऑल्टीट्यूड काफी हाई होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के कुछ निगेटिव्स हैं। पहला निगेटिव तो ये है कि काफी ऊंचा जाता है, वापस से नीचे आता है अर्थ पे हिट करने के लिए। तो इसको डिटेक्ट करना काफी आसान है, और डिटेक्ट अगर हो गया तो फिर इसको एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, जैसे कल हमने देखा था कई सारे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। और चूंकि इसका रेंज ज्यादा है तो फिर इस कारण से इसका प्रेसिजन जो है टारगेट को लेकर के वो उतना आप कह सकते हैं स्पेसिफिक नहीं है।
इसका प्रिसीजन जो है वो कुछ 100 मीटर्स तक में रहता है। हिट करना है मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया को, उससे 100-200 मीटर आगे पीछे भी हिट कर सकता है। वहीं इसकी तुलना में अगर बात की जाए क्रूज मिसाइल की, तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल ऐसे ग्रेविटी के कारण नहीं हिट करता है, ग्रेविटी के कारण वापस आकर के हिट नहीं करता। क्रूज मिसाइल को बैठे बैठे कंट्रोल किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल अर्थ सरफेस के काफी नजदीक से चलता है, और क्रूज मिसाइल चूंकि अर्थ के नजदीक चलता है, इस कारण से इसको डिटेक्ट करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो रडार होंगे उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना। प्लस चूंकि ये लो ऑल्टीट्यूड से चलते हैं, इसलिए ये आसानी से मतलब कम समय में अपने टारगेट को हिट कर देंगे। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं क्रूज मिसाइल के। बट एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्रूज मिसाइल का विद रिस्पेक्ट टू बैलिस्टिक मिसाइल, वो है कि क्रूज मिसाइल का रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता। आप देखिए ब्रह्मोस का भी रेंज कितना है, हार्डली 290 किलोमीटर है, उसको बढ़ा करके 500 किलोमीटर करने की बात की जा रही है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेंज 5,000 10,000 किलोमीटर तक भी होते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल का प्रिसीजन काफी अच्छा होगा एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। जिस टारगेट को हिट करना है बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से लगभग जाकर के वो हिट कर सकता है। और ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट सरफेस से काफी कम रखता है क्रूज मिसाइल, उसको आराम से गाइड भी किया जा सकता है यहाँ कंट्रोल सेंटर पे बैठ करके। तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, और इसमें 2 स्टेज इंजन लगे हुए हैं। पहले स्टेज में सॉलिड प्रोपोलेंट लगा हुआ है। सॉलिड प्रोपोलेंट यानी कि फ्यूल, उससे क्या होता है कि स्टार्टिंग का ही जोर का थ्रस्ट मिलता है। सॉलिड प्रोपोलेंट से एट वंस बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो इट गिव्स अ बूस्ट इन द अर्ली फेज इटसेल्फ, एंड दैट ब्रिंग्स द सॉलिड प्रोपोलेंट जो है ब्रिंग्स द मिसाइल टू द सुपर सोनिक स्पीड, मतलब फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। वो पहले स्टेज में ही आ जाता है। फिर जो सेकंड स्टेज होता है, जैसे ही लगभग साउंड के स्पीड से थोड़ा ज्यादा जाता है, 1.2 या 1.3 मैक तक जाता है, उसके बाद सॉलिड प्रोपोलेंट डिटैच होकर के अलग हो जाता है मिसाइल से। और फिर सेकंड स्टेज इंजन ऑन होता है जो रैमजेट इंजन है, और रैमजेट इंजन फिर इस मिसाइल को लगभग 2.8 मैक स्पीड तक लेकर के जाता है। और रैमजेट इंजन काफी लो ऑल्टीट्यूड पे लगभग 15 किलोमीटर की हाइट पे ही आ, इस मिसाइल को गाइड करता है, एंड इट गोज एंड हिट द डिसाइडेड टारगेट। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये आता है इन द कैटेगरी ऑफ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। तो आप एक बार टारगेट को डिसाइड कर लीजिए, मतलब आपने तय कर लिया कि मुझे इस टारगेट को हिट करना है, फिर आप उस टारगेट को लॉक कर दीजिए। आपने हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, फाइट, वहाँ आप देखते होंगे बार बार। जैसे वहां पे ब्रह्मोस नहीं दिखाया था, बट बोलते थे ना कि हमने टारगेट को लॉक कर दिया। सर एक बार जब टारगेट को लॉक कर दिया, तो फिर वो मिसाइल उस टारगेट को सीक करके चेज करके हिट करता है। तो वैसे ही ब्रह्मोस में भी टारगेट को लॉक किया जा सकता है, एंड देन यू फायर एंड यू फॉरगेट इट विल गो एंड हिट द टारगेट अनलेस इट इज इंटरसेप्टेड इन द मिडिल by some air defense system. So that makes it fire and forget missile. टारगेट नीड नॉट टू बी इन द लाइन ऑफ साइट। कोई जरूरी नहीं है कि टारगेट बिल्कुल सामने हो। आप टारगेट को तय कर लीजिए, फिर इसको लॉन्च कर दीजिए, इट विल गो एंड हिट द टारगेट। तो ये हो गया ब्रह्मोस की बातें। क्योंकि पहले कल ही मैंने आपको कराया है S-400 ट्राइम्फ मिसाइल के बारे में पूछा है यूपीएससी ने, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो हो सकता है कि इस साल आपसे ब्रह्मोस मिसाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछ ले। करंट डेवलपमेंट देखते हैं। फिलीपींस तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सेल किया है। ये अग्रीमेंट साल 2022 में ही साइन हो गई थी। $375 बिलियन की ये अग्रीमेंट है। इससे भारत को कॉमर्शियल गेन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी होगा। अब देखिए फिलीपींस एक ऐसा देश है जो साउथ चाइना सी में अपना कोस्ट शेयर करता है, एंड फिलीपींस हैज हॉस्टाइल रिलेशंस विद चाइना मेनली बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूटेड आइलैंड्स चाइना और फिलीपींस के बीच में। डिस्प्यूटेड आइलैंड्स जैसे कि स्प्रैटले आइलैंड्स एंड देन स्कैरबोरो shoals, these are disputed, and China has been threatening Philippines as well as other countries of Southeast Asia by drawing the 9-line which was upgraded last year and made China made it 10 line, एक और डैश ऐड कर दिया। तो 9 कहिए 10 कहिए, China has been showing its aggressiveness in South China Sea by arbitrarily putting some lines
इन साउथ चाइना सी एंड मेकिंग क्लेम्स ओवर द आइलैंड्स ऑफ अदर साउथ एशियन कंट्रीज। तो उसमें से फिलीपींस भी है, बेचारा चाइना का सताया हुआ। और फिलीपींस को अगर हम लोग मिलिटरली मजबूत करेंगे, सो वी विल हैव सम इनडायरेक्ट काउंटर टू चाइनाज एग्रेसिवनेस इन साउथ चाइना सी। तो ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा इस डील का, अपार्ट फ्रॉम हैविंग कॉमर्शियल गेन। डिस्प्यूटेड आइलैंड अगर साउथ चाइना सी की बात की जाए तो कुछ जैसे स्प्रैटली है, पैरासल है, स्कारबोरो है, दीज आर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। फिलीपींस ने काफ़ी कोशिशें की। फिलीपींस ने एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कंप्लेन भी किया था कि चाइना का क्लेम ओवर स्कारबोरो आइलैंड्स, या स्कारबोरो शोल कहते हैं उसको, इट इज आर्बिट्ररी। और उस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चाइना के खिलाफ फैसला सुनाया था, बट चाइना ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, बिकॉज चाइना इज ए पावरफुल कंट्री। बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में अल्टीमेटली द लॉ दैट प्रिवेल्स इज माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको हिंदी में कहते हैं, वही है। चाइना ने मानने से इनकार कर दिया, जाओ मैं नहीं मानता। आर्गुमेंट दिए, बहुत फेक सुपरफिशियल आर्गुमेंट दिए कि जिस ग्राउंड पे आपने ये फैसला सुनाया है, यूएनसीएलओ जो कानून है उसका वायलेशन को लेकर के, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, बट ये कानून इस पर्टिकुलर केस में लगता नहीं, ऐसा चाइना ने कहा। लेट दैट बी, कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मुद्दा यह है कि फिलीपींस के काफी हॉस्टाइल, टेंशन वाले रिलेशन है चाइना के साथ, तो दिस डील विल हैव सम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आल्सो। मेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाए इस करंट डेवलपमेंट का, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आप लिख ही सकते हैं कि ये जो करंट हमने डील किया है ब्रह्मोस मिसाइल का विद फिलीपींस, इट इज अ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया विद अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने हाल फिलहाल में कवर किया है, मुझे लगता है लास्ट वीक ही कवर किया है। मैंने आपको बताया कि लुक ईस्ट की तुलना में एक्ट ईस्ट कैसे अलग डेवलप्ड है। तो एक्ट ईस्ट इज नॉट जस्ट लुकिंग फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन। और ये फिलीपींस को हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है, दैट कुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इस डील को ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि इट विल हेल्प इंडिया इन बैलेंसिंग चाइना इन साउथ चाइना सी। उसके अलावा डिफेंस, जीएस पेपर 3 डिफेंस सेगमेंट में या इंडियन इकोनॉमी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर कंट्री है। हम लोग बहुत हेवली रिलाई करते हैं या डिपेंड करते हैं इंपोर्ट पे टू मीट आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक तो इकोनॉमिकली अच्छी बात नहीं है, बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है उस पर। दूसरा, इट मेक्स अस वल्नरेबल। हम लोग दूसरे के ऊपर डिफेंस इंपोर्ट के लिए डिपेंड करते हैं, कल होकर के डिफेंस सप्लाई अगर कट डाउन हो गया तो इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेटन हो सकती है। दुनिया में लगभग जितना भी डिफेंस इंपोर्ट होता है उसका 11% अकेले भारत इंपोर्ट करता है। तो धीरे धीरे इंडिया अब अपने इंडिजीनियस डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम, और इसके फायदे भी दिख रहे हैं। आप देखो, साल 2023-24 में भारत ने लगभग 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, विच इज अबाउट 32% हाइयर विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 22-23। तो अब हम लोग इंपोर्ट के अलावा कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल सेल टू फिलीपींस की। नाउ इंडिया, अभी भी नेट तो हम इंपोर्टर ही हैं, but at least defense manufacturing is improving in the country, and that is why in some areas we are engaging into defense exports also. Best example recently is BrahMos deal with Philippines, ऐसा आप लिख सकते हैं। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के क्या टारगेट है वो भी समझिए। 3 लाख करोड़ की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम करना चाहते हैं, ये टारगेट है हमारा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने टारगेट रखा है बाय 2028-29। और डिफेंस एक्सपोर्ट जो अभी 21,000 करोड़ के आसपास है, 50,000 करोड़ तक हम इसको बढ़ाना चाहते हैं बाय 28-29। और डिफेंस प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अदिति स्कीम लाया गया है हाल फिलहाल में, जिसमें डिफेंस सेक्टर में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाएगा। पीएलआई स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम डिफेंस सेक्टर में। प्रोजेक्ट कुशा कल ही हमने देखा। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर डिफेंस सेक्टर को स्पेशल इम्फेसिस दिया जा रहा है। सो दीज आर सर्टेन सम इनिशिएटिव्स इन रिसेंट टाइम्स इन ऑर्डर टू प्रमोट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब ब्रह्मोस पे प्रश्न पूछेगा तो वो तो आप कर ही लेंगे,
बट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रॉकेट और जेट इंजन के बीच में अंतर क्या है। ये साइंस एंड टेक में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन क्या होते हैं। तो ब्रह्मोस इज बेसिकली रैमजेट इंजन, मैंने आपको बताया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रैमजेट स्क्रैमजेट ये सब होता क्या है। यू सी ब्रह्मोस इज अ रैमजेट इंजन, लिक्विड रैमजेट इंजन। देखिए, सबसे पहले समझिए जेट और रॉकेट के बीच का अंतर। रॉकेट जो होता है वो, उसके अंदर अपना खुद का फ्यूल होता है और खुद का ऑक्सीजन लेकर के वो चलता है। दोनों फ्यूल सिलेंडर भी होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है। फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, रॉकेट खुद ही लेकर के चलता है, तो दोनों सिलेंडर्स उसके अंदर होते हैं। जबकि जेट जो है वो रॉकेट की तुलना में हाइयर टेक्नोलॉजी है। जेट क्या करता है, अपना फ्यूल लेकर के चलता है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के नहीं चलता, वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को कैच करता है। तो हवाई जहाज में जेट लगे रहते हैं, जेट इंजन। वैसे उसके रोटर ब्लेड्स होते हैं, वो फास्ट रोटेट करते हैं, जहां से वो ऑक्सीजन को सक कर लेते हैं। पहले तो एयर को सक करता है और वो एयर फिर ऑक्सीजन को, जो सक्ड एयर होता है उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट करके ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है टू बर्न द फ्यूल। तो ये टेक्नोलॉजी जो है मेनली अंतर है जेट में और रॉकेट में। रॉकेट के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर अपना अलग से लेकर लेकर के जाना होता है, जबकि जेट में फ्यूल होता है बट ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता। अब जेट में भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। तो जेट में भी जो हाइयर टेक्नोलॉजीज आ गए हैं डिफेंस सेक्टर में। नॉर्मली ये जो जेट इंजन है वो तो सिविलियन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में जेट का जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है उसको कहा जाता है रैम जेट, वो इस्तेमाल होता है। जिसमें जो फाइटर जेट प्लेन्स होते हैं वो इतना फास्ट तरीके से आगे मूव करते हैं कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। because of the thrust created due to the speed, oxygen is automatically absorbed. No rotor is needed in the ramjet engines. But the speed is so high that the oxygen is absorbed due to thrust itself. तो वैसे इंजन को कहा जाता है रैमजेट। और जब इन रैमजेट इंजन की स्पीड सुपरसोनिक होने लगे तो उन्हीं को कहा जाता है सुपरसोनिक रैमजेट, शॉर्ट में स्क्रैमजेट। तो यू कैन से कि ब्रह्मोस इज एक्चुअली अ स्क्रैमजेट, रैमजेट का भी सुपरसोनिक वर्जन। तो ब्रह्मोस कैन बी कॉल्ड आज स्क्रैमजेट इंजन। तो ये प्रश्न साइंस एंड टेक में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑपरेशन मेघदूत। इसके हाल फिलहाल में 40 साल पूरे हुए। देखते हैं क्या है ऑपरेशन मेघदूत। इट कैन बी यूजफुल इन जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं सिमला अग्रीमेंट इन द ईयर 1972। सिमला अग्रीमेंट जुलाई 1972 में साइन हुआ था। आफ्टर इट वाज मेनली डन इन ऑर्डर टू कंक्लूड the after effects that had arisen because of war between India and Pakistan in December 1971। 1971 में जो वॉर हुआ था वो तो आप जानते ही हैं। ईस्ट पाकिस्तान को भारत ने लिबरेट कराया था और एक नया देश बना दिया बांग्लादेश। तो उस वॉर के दौरान भारत ने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ लिए थे पाकिस्तानी सोल्जर्स के फॉर्मेट में, और उनको भारत लेकर के आया गया था। तो अब वो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो 1970 वॉर वॉर में बनाए गए थे, वो भारत के लिए भी इकोनॉमिक लाइबिलिटी बन रहे थे। उनको देश के अंदर खिलाओ पिलाओ रखो, और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की सरकार पे दबाव बन रहा था कि आप इन 93,000 सोल्जर्स को फ्री कराएं। तो इसके लिए फिर जुलाई 1972 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने मिलकर के शिमला अग्रीमेंट नेगोशिएट किया। शिमला अग्रीमेंट के अंदर बेसिकली चार बातें। पहला जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिल करके फैसला किया कि आगे से हमारे बीच के जो भी डिस्प्यूट होंगे उसको हम लोग बाईलेटरल लेवल पे, आपसी लेवल पे रिजॉल्व करेंगे, उसको इंटरनेशनल फोरम्स में लेकर के इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे। वो बात अलग है, पाकिस्तान इसको मानता नहीं है। अलग अलग फोरम्स पे, ओआईसी एंड अलग अलग फोरम्स पे अननेसेसरी इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाता रहता है। बट शिमला अग्रीमेंट में लिखा गया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मिल करके बैठ करके बातचीत करेंगे, कहीं और इंटरनेशनल फोरम्स पे उसको अननेसेसरी लेकर के नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया बांग्लादेश को कि ठीक है, हमारे हिसाब से भी नाउ बांग्लादेश इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ पाकिस्तान।
उसके बदले में भारत ने 93,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स पकड़ रखे थे उसको रिलीज कर दिया अनकंडीशनली। चौथा जो इंपॉर्टेंट फैसला लिया इंडिया और पाकिस्तान ने मिल करके वो ये था कि सीज फायर लाइन को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू लाइन ऑफ कंट्रोल। सीज फायर लाइन क्या है समझिए। आपको बेसिक हिस्ट्री तो पता है, पहले पहले भी बताया है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास ऑप्शन था कि आइदर दे कुड ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। कश्मीर ने अंडर राजा हरि सिंह डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन फिर पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि कश्मीर को हम लोग फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर लें, और अक्टूबर में ही 1947 में पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया अंडर द गार्ब ऑफ ट्राइबल्स। पाकिस्तानी आर्मी ही थी लेकिन दिखाना चाह रही थी कि नहीं ये तो ट्राइबल रिवॉल्यूशन हुआ है, अगेंस्ट या ट्राइबल रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट द राजा हरि सिंह, द किंग ऑफ कश्मीर। तो 1947 अक्टूबर में पाकिस्तानी आर्मी आगे बढ़ने लगी और बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, और वो आगे बढ़ रहे थे। और तो अंडर प्रेशर राजा हरि सिंह फिर दिल्ली आए और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया भारत सरकार के साथ, जहां उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ, मेरे स्टेट को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाए, उसके बदले में मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को तैयार हूं। भारत ने ये बात मानी और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 370 एंड 35A, और इसके साथ जम्मू कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर इंडियन आर्मी गई कश्मीर के अंदर और उसने पाकिस्तान के आर्मी का फॉरवर्ड मूवमेंट को, फॉरवर्ड मार्च को होल्ड कर दिया, यहां जाकर के रोक दिया। तो जहां पे दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने आकर के खड़ी हो गई, इस लाइन को कहा गया सीज फायर लाइन। एंड देन मैटर वाज टेकन टू यूनाइटेड नेशंस 1 जनवरी 1948 को। पहले भारत लेके गया था इन होप कि यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल लेवल पे पीसफुल सॉल्यूशन मिलेगा इस प्रॉब्लम का, लेकिन मामला वहां इंटरनेशनलाइज हो गया, कभी रिजॉल्व हुआ नहीं। तो इस कारण से इंडिया और पाकिस्तान को लर्निंग मिली कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो बायलैटरल लेवल पे रिजॉल्व करो, उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सब लोग अपनी अपनी रोटी सेकने लगेंगे। एवरी वन विल स्टार्ट फुलफिलिंग देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, यूएस, यूके, फ्रांस एंड ऑल। बट 1947 अक्टूबर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद भारत की आर्मी यहां आकर के खड़ी हो गई पाकिस्तानी आर्मी के सामने, उसका फॉरवर्ड मूवमेंट को रोक दिया और वॉर एक बार के लिए रुक गया। वॉर को जब टेम्पोररीली रोका जाता है तो फिर उस एक्शन को कहा जाता है सीज फायर, कि भैया रुक जाओ, फायर को सीज करो। वॉर को जब टेम्पोररीली रोका जाता है तो जहां पे दोनों आर्मी आमने सामने खड़ी रहती है सीज फायर के दौरान, उस लाइन को कह दिया जाता है सीज फायर लाइन। तो 1947 में इस लाइन को कहा गया सीज फायर लाइन। लेकिन फिर सिमला वॉर में हमने फैसला किया कि देखो वॉर को ऑफिशियली खत्म करते हैं, अदरवाइज 1947 से जो वॉर चल रहा था दैट वाज टेक्निकली गोइंग ऑन टिल 1972। भले फायरिंग नहीं हो रही हो लगातार, लेकिन वॉर वाज ऑन फ्रॉम 1947 to 1972 and this line was known as ceasefire line. But in 1972, as a result of Simla agreement, both sides decided कि now we will convert this ceasefire line into line of control. So it is just a nominal gesture. It does not have much practical significance, क्योंकि लाइन तो वही है कंट्रोल वाली, बट इस लाइन को हमने कह दिया कि आज से सीज फायर लाइन नहीं LOC कही जाएगी। LOC का मतलब यह है कि अब वॉर खत्म हो चुका है, अब आगे जो भी फैसला होगा वो नेगोशिएशन से, डिस्कशन से रिजॉल्व होगा। अभी के लिए ये लाइन को हम लोग मान लेते हैं कि अभी के लिए हम दोनों के बीच में डिमार्केशन ये है, भविष्य में हम लोग और नेगोशिएशन करेंगे एंड वी विल रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट बट नॉट थ्रू वॉर। दैट इज वाई दिस लाइन विल नॉट बी नोन एज सीज फायर लाइन बट लाइन ऑफ कंट्रोल। तो सिमला एग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट आउटकम आया कि अब हमने इस लाइन को नाम दे दिया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, नॉट सीज फायर लाइन। फिर फैसला हुआ कि चलिए LOC को एक बार डिमार्केट कर दिया जाए, वहां पे मैपिंग करके बाउंड्री लगा दी जाए। तो फिर बाउंड्री लगाने का काम शुरू हुआ यहां से, इस जगह को कहा जाता है सुचेतगढ़। ये काम शुरू हुआ नवंबर दिसंबर 1972 में, और ऐसे मार्किंग करते गए करते गए करते गए, अलग अलग मार्क किया पोल्स को या पिलर्स को, नंबर्स देते गए। यहां जब पहुंचे तो ये जो फाइनल पिलर है उसका नाम दिया गया NJ9842। अब इसके आगे था सियाचिन ग्लेशियर, बड़ा सा ग्लेशियर, 60 से लेकर के लगभग 75 किलोमीटर वाइड बड़ा सा ग्लेशियर, लार्ज आइस बॉडी। दोनों साइड्स ने फैसला किया कि अब ग्लेशियर में कैसे ही मार्किंग की जाए, तो इस ग्लेशियर को छोड़ देते हैं। यहाँ पे 9842 को लास्ट पिलर बना करके फिर लिख दिया गया कि इसके आगे द बाउंड्री मूव्स इनटू द ग्लेशियर्स, उसके आगे मार्किंग नहीं की गई। यहाँ पे है सियाचिन
ग्लेशियर। ठीक है, तो ये बात तो हो गई 1972 में। फिर आया 1984 और भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये बात पता लग गई, रॉ को, कि सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान ऑक्यूपाई करने का प्लान कर रहा है। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन एबाबील, ऐसा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लग गया। और सियाचिन ग्लेशियर को अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लेता तो भारत के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि सियाचिन एक, आप कह सकते हैं, विंटेज पॉइंट पे है, हाइट पे है थोड़ा सा। तो सियाचिन पे अगर पाकिस्तान की आर्मी स्टैब्लिश हो जाती है, उस वो पूरा का पूरा कश्मीर के ऊपर अपना नजर रख सकती है। जो मेन कनेक्शंस हैं जम्मू का कश्मीर से और बाकी लद्दाख वगैरह से, जो हाईवे है, हाईवे नंबर 1A, उसको वो जब चाहे बॉम्बिंग करके भी ब्रेक कर सकती है। तो ये बात तो भारत के लिए काफी, आप कह सकते हैं, अलार्मिंग थी कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करने का। तो इसके पहले कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करता, इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत। सो सॉरी, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1984 को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत, और हमने पहले सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई कर लिया। अब पाकिस्तान तब से रो रहा है कि अरे आप लोग क्या कर दिए, हमने तो बात की थी कि इसके आगे मैप नहीं होगा। पाकिस्तान का कहना है कि ये लाइन होना चाहिए मैप, बाउंड्री, सियाचिन ग्लेशियर हमें बिलोंग करना चाहिए। वैसे हम इसको मिलिटराइज नहीं करेंगे, बट दिस शुड बी द बाउंड्री, पाकिस्तान प्रपोज्ड बॉर्डर, मतलब सियाचिन ग्लेशियर शुड बिलोंग टू पाकिस्तान। भारत कहता है देखो ऐसा है कि ये रहेगी बाउंड्री, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। एक्चुअली अब हम इसको ऑक्यूपाई करके बैठ गए हैं, तो अब यही है लाइन। भारत क्यों ऑक्यूपाई करके बैठे हैं? क्योंकि आप देखो, सियाचिन ग्लेशियर के दूसरे साइड में यहाँ पे एक वैली है जिसको कहा जाता है सखाजम वैली। सखाजम वैली का कुछ एक हिस्सा पाकिस्तान ऑलरेडी दे चुका है चाइना को, और चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। चाइना ने बाद में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना का एक हिस्सा है, एक्सटेंडेड वर्जन है, वो यहाँ से रोड भी बनाया। सखाजम वैली का कुछ पार्ट चाइना को दे चुका है पाकिस्तान। तो भारत के लिए तो ये मतलब डबल खतरा हो जाता। सखाजम वैली में बैठा है चाइना, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे आ जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान बॉम्बिंग करे चाइना के सपोर्ट से, तो हम कर क्या लेंगे? फिर हमारे लिए तो बहुत वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी पूरे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। इसीलिए हम पे जाकर के सियाचिन ग्लेशियर में बैठ गए। वो बात अलग है कि इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। भारतीय सोल्जर जो सियाचिन ग्लेशियर में है, कंडीशंस आर इनहॉस्पिटेबल, वहाँ पे हाइपोथर्मिया, वो पाँव हाथ जम जाते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो भारत के लिए ह्यूमन रिसोर्स और मॉनेटरी रिसोर्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता है सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल में रखने का। और इंडिया पाकिस्तान इसको नेगोशिएट भी कर रहे हैं कि हम डीमिलिटराइज कर लें, बट आपको पता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइड्स के बीच में। हमें लगता है अगर हम वहां से पीछे हटे तो पाकिस्तान आके बैठ जाएगा, दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू पुल बैक। बट चूंकि इसके 40 साल पूरे हुए, मैंने आपको बताया 13-14 अप्रैल को हमने लगभग ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, उसके हाल फिलहाल में 40 साल पूरे हुए, इसीलिए आर्टिकल आया था, मैंने आपको बता दिया ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। इसी मदद से हमने शिमला एग्रीमेंट के बारे में जाना। तो मुझे लगता नहीं है कि ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आपसे पूछेगा मेंस में, बट शिमला एग्रीमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है भारत पाकिस्तान के रिलेशन में, ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। देखिए, अभी अगले वीक इलॉन मस्क आने वाले हैं भारत, और भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो दो एरियाज में मेनली हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बिकॉज इलॉन मस्क, टेस्ला उनकी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि टेस्ला भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। दूसरा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्पेस सेक्टर को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, स्पेस सेक्टर के अंदर FDI बढ़ेगा। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भारत के अंदर इन्वेस्ट करेगी, स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़े, FDI बढ़े, इसके लिए भारत ने ऑलरेडी FDI रूल्स को लिबरलाइज कर दिया है। 74% तक हमने FDI अलाउ किया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो ये सब तो हम लोग ऑलरेडी करके बैठे हैं। नाउ वी आर होपिंग कि आफ्टर कमिंग ऑफ इलॉन मस्क देयर विल बी सम पॉजिटिव आउटकम्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, FDI इन इंडिया इन द फॉर्म इन स्पेस सेक्टर। भारत अपने देश के अंदर स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स का एंगेजमेंट को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी लेकर के आया साल 2023 में, जिसका नाम है इंडियन स्पेस पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो इट।
तो इंडियन स्पेस पॉलिसी इसका पर्पस ही था टू डेवलप प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस। क्या किया गया इस स्पेस पॉलिसी में? इसरो जो हमारी प्रीमियर गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है उसके रोल को रीडिफाइन किया गया। बोला गया कि देखिए आप लोग फोकस कीजिए नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में, और प्राइवेट सेक्टर्स को आप वो काम दीजिए जो आपके ट्रेडिशनल काम है। अब जब रॉकेट बनाने का ट्रेडिशनल काम है, टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर चुके हैं, तो आप लोग क्यों रॉकेट बनाते हैं? मान लीजिए कोई सैटेलाइट बनाने का ट्रेडिशनल काम है, बेसिक काम है, जो आपको आपने टेक्नोलॉजी डेवलप करके रख दी है, तो वाई यू आर नाउ मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग वर्क? आप क्यों कर रहे हैं? बेसिकली आप ट्रेडिशनल वर्क को छोड़िए, ट्रेडिशनल वर्क प्राइवेट कंपनियों को दीजिए, एंड यू फोकस ऑन न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। दैट वाज द गोल ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी। तभी तो जाकर के प्राइवेट सेक्टर बूम करेगा। ये जो आइडिया है आप यूएस के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर का इकोसिस्टम है उसको देख करके आया है। यूएस के अंदर नासा जो है वो यही करती, वो उसका कोर काम ही है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे स्पेस एक्स हो गया एलॉन मस्क का, ब्लू ओरिजिन हो गया अमेजन का, ये सब काम करते हैं उनके रेगुलर डे टू डे काम, रॉकेट बनाना, सैटेलाइट बनाना, उनको स्पेस में भेजना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंड ऑल। तो वही इकोसिस्टम भारत के अंदर लाना चाह रही है भारत सरकार थ्रू इंडियन स्पेस पॉलिसी। तो इसरो के रोल को लिमिट कर दिया, प्राइवेट कंपनियों को डेवलप करना का काम टारगेट रखा अपने लिए अंडर इंडियन स्पेस पॉलिसी। भारत सरकार ने अपने लिए टारगेट भी रखे कि मौजूदा जो इंडियन स्पेस सेक्टर का अभी शेयर है वर्ल्ड स्पेस सेक्टर में, वो 2% के आसपास है, उसको बढ़ा करके 10% करना है बाई 2030। और उसके लिए अगले 10 सालों में लगभग हम लोग $22 बिलियन का खर्च भी करेंगे। इंडिया इंटेंड्स टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। चाइना का है नासा लेड स्पेस स्टेशन भी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। भारत का खुद का स्पेस स्टेशन हम चाहते हैं बाय 2035। तो ये सब कुछ गोल्स हैं अंडर इंडियन स्पेस पॉलिसी। मुख्य जो इसमें फोकस एरिया है वो है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट सेक्टर भी अपने तरफ से कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बर्डन ऑन इसरो विल बी रिड्यूस्ड, तो इसरो विल बी एबल टू फोकस ऑन अदर न्यू टेक्नोलॉजीज। प्राइवेट सेक्टर के फिर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए, ये तो हो गया इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 की। अब उसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार? एजेंसीज बनाई हैं। एक एजेंसी बनाई है इन स्पेस। इन स्पेस का मेन काम यही है कि प्राइवेट कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। जो भी इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे स्पेस, एटमॉस्फेयर एंड लॉन्च एरिया, तो इन प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने का मौका मिले, ये देखने का काम रहेगा इन स्पेस का, जो भारत सरकार की एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करेगी। उसके अलावा इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाया गया है, जो भारत के अंदर प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं उनका एक एसोसिएशन। इसमें लगभग 190 स्टार्टअप्स हैं, जो काफी फेमस स्टार्टअप्स का एक आधा प्राइवेट स्टार्टअप्स का नाम याद रखिए इन द फील्ड ऑफ स्पेस, जैसे कि स्काई रूट एरोस्पेस एंड ऑल। ये सब का मिला करके एक एसोसिएशन बनाया गया, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जो भारत सरकार के सामने टाइम टू टाइम अपने इंटरेस्ट या डिमांड को रखती है ताकि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़े इन द फील्ड ऑफ स्पेस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एफडीआई रेजिम को लिबरलाइज किया गया है, इस साल किया गया है अंडर दिस इंडियन स्पेस पॉलिसी। गोल था प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, तो उसमें हमने एफडीआई रेजिम को और लिबरलाइज कर दिया है। उसके अलावा एक और एजेंसी बनाई है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, जिसका काम होगा अगेन प्राइवेट सेक्टर के कैपेसिटी को बिल्ड करना। एक बार जरा देख लेते हैं कि भारत के अंदर अंदर जो स्पेस सेक्टर है उसका किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके कोर पे तो इसरो है, और ओवरऑल भारत सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड स्पेस कमीशन है, जो टेक केयर करती है स्पेस सेक्टर का। बोथ आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर है, एक बॉडी है स्पेस कमीशन, और एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। दोनों के चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद हैं। और फिर जो प्रीमियर स्पेस एजेंसी है सरकारी, वो है इसरो। इसरो की अपनी साइंटिस्ट लोगों की अपनी इसरो काउंसिल है। इसरो में दो विंग हैं, NSIL एंड अंतरिक्ष। ये दोनों कॉमर्शियल विंग्स हैं, इसरो की PSUs हैं आप कह सकते हैं। इसरो के अंतर्गत आने वाले PSU सरकारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अंतरिक्ष का काम होता है इसरो के लिए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स लाना, कि किसी देश को मान लीजिए अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है इसरो से, तो वो प्रोजेक्ट ले आता है अंतरिक्ष।
इसरो को कुछ कॉमर्शियल कमाई हो जाती है, पैसा आ जाता है फॉरेन कस्टमर से। और NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बनाया गया एक अगली PSU, जिसका काम है बाकी प्राइवेट सेक्टर जो हमारे देश के अंदर हैं स्पेस फील्ड में, उनकी कैपेसिटी को डेवलप करना। एक प्राइवेट सेक्टर का नाम याद रखिएगा जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो है स्काई रूट एरोस्पेस। उसके अलावा हमने अभी 1 महीने पहले ही देखा था, स्पेस सेक्टर से रिलेटेड एक और न्यूज देख ही लीजिए। वो है कि अब भारत अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट बना रहा है एट कुलासेकरापट्टनम इन तोडिकोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। जो हमारा पहला एग्जिस्टिंग लॉन्च पोर्ट है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा आइलैंड इन आंध्र प्रदेश। ये जो आंध्र प्रदेश वाला जो हमारा लॉन्च सेंटर है, इसमें दो समस्याएं देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पे अब आप कह सकते हैं कि ओवरलोड हो रहा है, एक स्पेस लॉन्च सेंटर काफी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि कॉमर्शियल डिमांड्स काफी बढ़ रहे हैं। दूसरा, आप देखोगे कि यहाँ से जब भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं हम लोग विथ हेल्प ऑफ रॉकेट, उसका एक ट्राजेक्ट्री एंगल बना करके लॉन्च करना पड़ता है, ताकि वो श्रीलंकन जो एयर स्पेस है उसके अंदर ना जाए, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ श्रीलंका। तो उसको ऐसे मैन्यूवरिंग करके एक ट्रेजेक्ट्री से लॉन्च करना पड़ता है ताकि श्रीलंकन एयर स्पेस में ना जाए। इस मैन्यूवरिंग को कहा जाता है डॉगलेग मैन्यूवरिंग। डॉगलेग मैन्यूवरिंग करनी पड़ती है जब मौजूदा जो हमारा लॉन्च पोर्ट है श्रीहरिकोटा में, वहां से जब हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं। तो जो कुलासेकरापट्टनम में जब बन जाएगा लॉन्च पोर्ट, तो इससे एक तो श्रीहरिकोटा का वर्कलोड कम होगा, दूसरा ये डॉगलेग मैन्यूवरिंग करने की जरूरत नहीं, कि सीधा सीधा हम अपने रॉकेट लॉन्च करेंगे और श्रीलंकन एयर स्पेस में वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का अलाइनमेंट अलग अलग है। इंडियन स्पेस पॉलिसी से रिलेटेड मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आज मैं लिखना भूल गया, बट आपको दो आंसर सबमिट करने हैं। एक तो ये वाला आंसर सबमिट करना है और आपको दूसरा ये वाला आंसर सबमिट करना है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 का। अगेन चाहिए तो हिंट्स पढ़िए, बट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। फिर हम लोग बात कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से इंटरनल सिक्योरिटी सेगमेंट में, कि इंटरनल सिक्योरिटी को अगर टेरिटरी वाइज देखा जाए तो मेजर 4 एरियाज हैं: लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी, टेररिज्म एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये दोनों तो हम कवर कर चुके हैं। आज मैरीटाइम सिक्योरिटी देख लेते हैं, फिर मंडे को टेररिज्म देख लेंगे। तो कोस्टल रीजन की सिक्योरिटी देख लेते हैं आज, इससे हमारा इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर किसी दिन साइबर सिक्योरिटी देख लेंगे, तो ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट। मैरीटाइम सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो फिर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है क्यों। क्योंकि हमारा कोस्ट लाइन काफी लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, 7500 किलोमीटर इलोंगेटेड कोस्ट लाइन है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे प्रश्न है तो सबसे पहले आपको यही बात हाईलाइट करनी है, इतना लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारा, और हम लोग इंडियन ओशन के स्ट्रैटेजिक जगह पे पड़ते हैं, लोकेशन इज क्वाइट स्ट्रैटेजिक। तो अगर हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं होगा तो एडवांटेजेस जो हैं वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, थ्रेट्स काफी सारे आ जाएंगे, एडवांटेजेस नहीं ले पाएंगे हम। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं भारत के लिए, वो जरा देखते हैं। ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ट्रेडिशनल थ्रेट्स मतलब थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम स्टेट एक्टर्स, जैसे इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू हो गया, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नोशन, वेयर बेसिकली इट इज बिलीव्ड कि चाइना इज ट्राइंग टू इंसर्कल इंडिया इन द इंडियन ओशन। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स मतलब थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे टेररिज्म। अब टेररिज्म जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू आता है मेनली, इसलिए इसको हम लोग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स कहते हैं। 26 नवंबर जो 2008 में भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई के थ्रू, वो मेनली जो अटैकर्स थे वो सी रूट से ही आए थे। बट ये वाला जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें बाद में प्रूव हो गया था कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान स्टेट का सपोर्ट था इसमें। तो 26 नवंबर वाला अटैक जो है वो यूनिक था, दैट वाज अ टेररिस्ट अटैक बट बाय अ स्टेट एक्टर, राइट। अदरवाइज नॉर्मली स्टेट एक्टर्स पकड़े नहीं जाते हैं, बट इस बार पाकिस्तान पकड़ा गया, ठीक है। और उसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इलीगल इमिग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं कोस्टल एरिया में, दैट इज अनदर चैलेंज इन द मैरीटाइम रीजन। और उसके अलावा डिजास्टर के प्रॉब्लम्स हैं, सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल एरिया हो रहा है बिकॉज ऑफ सी लेवल राइज एंड सुनामी वगैरह आ जाते हैं कभी कभार। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए? तो 26/11 के बाद से पूरा का पूरा मैरीटाइम सिक्योरिटी को रिवैम्प कर दिया गया है, बदल दिया गया है, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, ये आपको जानना चाहिए। इंडियन नेवी को जिम्मेदारी दे दी गई है टू ओवरऑल टेक केयर ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी।
पूरे कोस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब इंडियन नेवी की है। पहले कोस्ट गार्ड्स की हुआ करती थी, और कोस्ट गार्ड्स में से कुछ लोगों ने कुछ ब्राइबरी वगैरह लेकर के अलाउ कर दिया था ये कसाब जैसे लोगों को, जिस कारण से टेरर अटैक हुआ था। तो अब कोस्ट गार्ड्स को काम दे दिया गया है कि आप चुपचाप से टेरिटोरियल वाटर में, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक ही आप अपने आप को रखेंगे, और आपका काम होगा कोऑर्डिनेट करना विद द कोस्टल पुलिस स्टेशंस, बस। लेकिन इंडियन नेवी जो है, उसकी अब जिम्मेदारी रहेगी पूरा का पूरा कोस्टल एरिया को सिक्योर करना। इंटेलिजेंस को मजबूत किया गया, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, उसके लिए एक सेंटर बनाया गया है, IFC-IOR, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन। ये IFC-IOR इज मैनेज्ड बाय इंडियन नेवी एंड इट इज लोकेटेड एट IMAC एट गुड़गांव। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बट इतना याद रखिए कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए बनाया गया IFC-IOR। सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मजबूत कर दी गई है, ऐसा सिस्टम लगाया गया है कोस्टल एरिया में हर जगह कि अब 20 मीटर से लंबा कोई भी शिप होगा, तो उसको हम लोग पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे कि वो हमारे कोस्ट की तरफ आ रहा है, उसको अपनी आइडेंटिटी पहले ही देनी होगी। तो कोई भी शिप वेसल 20 मीटर से अगर लंबा होगा, तो उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने के सिस्टम्स लगाए गए विथ हेल्प ऑफ सर्विलेंस टेक्नोलॉजी। उसके अलावा बाकी जो इंडियन ओशन कंट्रीज हैं, उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन तो डेवलप कर ही रहे हैं थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक प्रोजेक्ट मौसम, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड ऑल। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं भारत के इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स मैरीटाइम पैराडाइम। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, ये तीसरा कंपोनेंट भी कवर कर लिया। कोई भी प्रश्न आए तो इससे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। बाकी क्लासरूम वाला जो नॉलेज है, उसको ऑगमेंट कर देंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। बट मैरी टाइम सिक्योरिटी पे अगर कोई भी प्रश्न आए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक से जवाब तो लिख ही देंगे इतने डिस्कशन के बेसिस पे। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रश्न था, उसका आंसर होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो, गिग वर्कर, वर्कर्स आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन, एंड थर्ड इज विथ रिस्पेक्ट टू अमेरिका। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।